नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने प्रकाश है उसकी परिभाषा देन उसके बाद में जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो पढ़े थे। और उसके बाद में हमने दर्पण से संबंधित सामान्य जानकारी, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित है वो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अपने काम आएगी आगे। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित है आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमारे काम आएगी। वो क्या है देखिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, आपको मैंने बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि गोलीय दर्पण है उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से यदि परावर्तक पृष्ठ, ये तो ऊपरी भाग पे तो पॉलिश है और परावर्तक पृष्ठ कौन किधर है, अंदर की ओर धसे हुए भाग की तरफ है, तो वो कौन सा दर्पण है, अपना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसकी चर्चा हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। और परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ठीक है, और धसे हुए भाग पे क्या की हुई, पॉलिश की हुई हो, यहाँ प्रकाश की किरण आएगी, तो वो कौन सा दर्पण होता है, अपना उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब भी आपको बता दिया था कि जहाँ प्रकाश की किरणें आके और वापस परावर्तित होती है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये आपके बताया था। अब अपन सबसे पहले परिभाषा लेते हैं, वो लेते हैं ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है जिसको ओ से दर्शाते हैं अपन। किससे? ओ से। जो भी परावर्तक पृष्ठ है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, दोनों में देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। दोनों ही प्रकार के दर्पणों में ये क्या है, अंदर वाली इसकी ये परावर्तक पृष्ठ हो गई और इसकी ये उभरी हुई भाग वाली ये क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ। तो दोनों ही प्रकार के दर्पणों में जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु होता है, वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ, फिर पीडीएफ के माध्यम से आपको बता दूँ। तो ध्रुव किसे कहते हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक जो पृष्ठ होती है उसका मध्य बिंदु। क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव है। समझ आई? दर्पण की ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु, ये दर्पण उत्तल है उसकी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, तो ये क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। समझ में आ गई बात? पहली परिभाषा अपनी ये, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये दर्पण का ध्रुव हो गया आपके। ठीक है, उसके बाद में जो अपनी सेकंड परिभाषा है उसकी ओर चलते हैं, वक्रता केंद्र। दूसरी आपकी जो परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को अपन किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो ये मान लो मैंने ये आपका अवतल दर्पण बना दिया, तो ये अवतल दर्पण है, इसको अपन खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपका उत्तल दर्पण बना हुआ है, तो ये भी क्या बन रहा है? खोखले गोले का भाग है, ये पॉलिश की हुई है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के दर्पण को यदि मैं बात करूं तो इसको खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। तो इस खोखले गोले का ही जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? सी कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा? सी। तो अवतल दर्पण ये तो कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। और ये कैसा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों साथ साथ में बता देता हूँ ताकि आपके समझे। तो वक्रता केंद्र के किसे कहेंगे कि यदि यदि अपन ने दर्पण के खोखले गोले का भाग माने, गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं अपन, तो गोलीय दर्पण में इनको खोखले गोले का भाग माने, तो इनका जो केंद्र है, इस खोखले गोले का केंद्र है, वही क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे अपन सी से डिनोट कहते हैं। समझ आ गई बात? कि यदि इस दर्पण को अपन खोखला गोला माने, क्या माने? एक
खोखला गोले माने, तो उस खोखले गोले का केंद्र तो हो गई। इसी प्रकार से ये दर्पण है, इधर ये खोखला गोला हो गया, तो इस खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका वक्रता केंद्र सी हो गया। समझ आ गई दूसरी परिभाषा। तीसरी जो अपने डेफिनेशन है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, आर से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ गए। वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि यदि अपन गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग माने तो उसका जो केंद्र हो गया वो तो वक्रता केंद्र हो गया। ऐसे ही परिभाषा वक्रता त्रिज्या की हो जाएगी। कैसे कि यदि गोलीय दर्पण को अपन खोखले गोले का भाग माने तो उस खोखले गोले की त्रिज्या, खोखले गोले की क्या होगी, त्रिज्या होगी, वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, आर कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें अपन देखें तो ये वक्रता त्रिज्या क्या आ गई, आर आ गई। समझ आ गई बात। ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। दोनों एक सी परिभाषा, सिंपल कि यदि गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग माने तो उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, और यदि गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग माने तो उसकी जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ आ गई डेफिनेशन। तो ये तीन अपने डेफिनेशन हो गई वक्रता त्रिज्या। अब आती है मुख्य एक्स। अगली क्या आती है, मुख्य एक्स। तो देखो चौथी अपनी जो डेफिनेशन आती है वो आती है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये मैं बना देता हूँ अवतल दर्पण। दोनों में बात वही है, अवतल दर्पण। ठीक है, चाहे उत्तल बना दो एक ही बात है। ये उत्तल दर्पण बना दिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव है। यदि इसको खोखला गोला माने तो इसका केंद्र वक्रता केंद्र। यदि इसको अपन खोखला गोला माने तो ये इसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसी प्रकार इसको खोखला गोला माने तो ये इसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र सी, और ये ध्रुव हो गया ओ। समझ आ गई बात। मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। देखो ये टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको समझना होगा। ठीक है ना, ये जो अपन महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, शब्दावली पढ़ रहे हैं, ये जब आप समझोगे तभी आप आगे समझ पाओगे। ये टॉपिक है आगे तभी है ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जगह जगह अपने ये काम आएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की अपन बात करें तो ये ध्रुव हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, तो इसको मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य एक्स। यानी दर्पण के ध्रुव है और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य एक्स या मेन एक्सिस कहलाती है। तो ये आपकी चौथी डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन 5 नंबर पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपके मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये आता है फोकस बिंदु, इसको फोकस बिंदु भी बोलते हैं। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, इसको कैपिटल एफ से अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो समझते हैं। ये मैंने लिया है, कौन सा दर्पण है ये, परावर्तक पृष्ठ ऊपरी विभाग पे। ठीक है, सॉरी 10वें विभाग पे, तो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। पोलिस ऊपरी विभाग पे तो अवतल दर्पण। ये दर्पण का क्या होगा बताओ आप, क्या होगा, ध्रुव है। इसको खोखला गोला माने तो ये इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ये इसका वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, ध्रुव है। और ये ध्रुव है और वक्रता केंद्र इस खोखले गोले की ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और इससे ध्रुव को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, मुख्य एक्स। यहाँ तक अपने 4 परिभाषा पढ़ ली। ध्रुव आ गई, वक्रता केंद्र आ गई, वक्रता त्रिज्या आ गई, मुख्य एक्सिस। ठीक है, अगली जो अपने परिभाषा है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की, वो क्या है, यदि अपन प्रकाश की किरण को मुख्य एक्स के समांतर है, ये मुख्य एक्स है, यदि अपन प्रकाश की किरण को मुख्य एक्स के समांतर डालते हैं, ठीक है ना,
इस दर्पण पे प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के अगर अपन समांतर डालते हैं, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से गिरने के बाद में जिस बिंदु से परावर्तित होकर जाएगी उसको ही अपन क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु F कहेंगे। ये आपका ये बिंदु ही मुख्य अक्ष पे वो बिंदु फोकस बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। दोबारा समझ लो, अवतल दर्पण में अपने क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है कि नहीं, और ये इसके समांतर, समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो परावर्तन के बाद में, यहाँ से गिरने के बाद में, ये दर्पण के बाद में ये क्या हुई है, देखो परावर्तित हुई कि नहीं, तो गिरने के बाद में या परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पे गुजरती है, मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष है, उस पे से जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। समझ में आई बात, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, उसको कैपिटल F द्वारा अपन दर्शाते हैं। समझे, ये तो होगी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में से ये वास्तव में से गुजरती है, परिभाषा क्या होगी कि अवतल दर्पण के लिए, ये उत्तल के लिए अलग बताऊंगा, कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरती है, यहाँ पे गुजरती है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से गुजरती है उसको क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखो ये पॉलिश कर दी मैंने 10वें विभाग पे, उभरे विभाग क्या हो गया, ये इस दर्पण का ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र C मान लेते हैं अपन, ये इसकी वक्रता त्रिज्या और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही परिभाषा अपन ले कि मुख्य अक्ष के समांतर मैं प्रकाश की किरण लेता हूँ, ये मुख्य अक्ष के समांतर मैंने क्या डाल दी, प्रकाश की किरण, लेकिन ये किरण ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ये प्रकाश की किरणों क्या करेगा, ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया, परावर्तन हो गया ना, परावर्तन तो इस दिशा में होगा, प्रकाश की किरण है जिधर से आ रही है उधर ही वापस जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ इसको अगर बढ़ा के देखें अपन, पीछे की तरफ इस रेखा को बढ़ा के देखें तो ये देखो ऐसे गुजरती हुई प्रतीत हो रही है कि ये इधर से आ रही है, ऐसे गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे अपने आभास हो रहा है, अपने को क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको आभासी, इसके द्वारा जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, अपने वास्तविक नहीं बनते, इनको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे अपने को गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको अपन बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे तो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष में, यहाँ पे आपके प्रकाश की किरण गिरी इस पे और गिरने के बाद में क्या हुई है, वो प्रकाश की किरण गिरी और गिरने के बाद में क्या हुई है, वो वास्तव में इस बिंदु से गुजरी है, यहाँ तो गुजरती है, ठीक है ना, उसको अपन फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है गई, ये कौन है, मुख्य अक्ष, दोनों में ये मुख्य अक्ष इसमें होगी, ये इसमें होगी। तो अवतल दर्पण की बात करूं तो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, यहाँ से गुजरी है, देखो जिस बिंदु से गुजरती है उसको बोलते हैं अपन मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। और इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, आगे फिर एकदम खेल सही हो जाएगा आपका। इसमें क्या होता है, ये आपके मुख्य अक्ष हो गई, तो ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, ये परावर्तित हो गई, ठीक है, परावर्तित। लेकिन पीछे की तरफ से ये देखो आती हुई, आ नहीं रही वास्तव में, आती हुई अपने को लग रहा है कि ये पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं, तो मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे अपन बोलेंगे गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, आ नहीं रही है वास्तव में। देखो आ तो इधर से रही है, परावर्तित इधर हो रही है, लेकिन पीछे की तरफ इसको अगर बढ़ाएं अपन तो यहाँ अपने को ऐसे लग रहा है कि ये इधर से आ रही है। तो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष पे उसको अपन बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस
बिंदु, फोकस बिंदु। समझ में आ गई परिभाषा? बढ़िया परिभाषा आपकी, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। अगली जो अपनी नेक्स्ट परिभाषा है वो ये लिख देता हूं मैं, 6 नंबर पे है वो फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। चलो अगले पेज पे ले लेते हैं, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगी आपके, दोबारा बनाना पड़ेगा। फोकस दूरी को अपन कहते हैं आपके स्मॉल एफ, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं अपन? स्मॉल एफ। ये तो हो गया मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। अब अगली परिभाषा है अपनी वो है फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ, ठीक है। वो क्या होती है? देखो ये दर्पण का ध्रुव है, ये तो क्या है? ध्रुव है, और ये फोकस बिंदु, इनके बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं अपन क्या? स्मॉल एफ। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो इसकी देखो फोकस दूरी इधर बनेगी, कौन से की? अवतल दर्पण की। फोकस दूरी इधर है, ये फोकस बिंदु इधर बना है, और उत्तल में देखो ये ध्रुव हो गया और ये कौन है? फोकस बिंदु। तो इनके बीच की ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो अवतल की जो फोकस दूरी है इस दाईं साइड में बनेगी, उत्तल में जो फोकस दूरी है और फोकस बिंदु दोनों ही बाईं साइड में बन रहे हैं। समझ आ गई ना? ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। तो ध्यान रखना उत्तल में कहाँ बन रही है? फोकस दूरी भी दाईं साइड में है और फोकस बिंदु भी दाईं साइड में है। अवतल की बात करूं तो अवतल में फोकस बिंदु भी बाईं साइड में, फोकस दूरी भी बाईं साइड में। आगे रोल आएगा इसका, ये दायां बायां मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आगे इसका रोल आएगा, ठीक है। तो ये अपने फोकस दूरी की परिभाषा हो गई। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु को मिलाने वाली, इस ध्रुव को और इस फोकस बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। काल्पनिक रेखा नहीं, इनके बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी। बस अंतर है कि ये दाईं साइड में बन रही है, ये बाईं साइड में। समझ में आ गई परिभाषा? आगे क्या सबको? आगे देखो अगली अपनी परिभाषा है वो क्या है? देखो द्वारक। अगली परिभाषा है जो 7 नंबर है वो है द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक मान लो ये अपना कोई गोलीय दर्पण है, ये बन गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। कि किसी भी दर्पण है उसकी वर्ताकार सीमा है, ये वर्ताकार सीमा है, उसकी वर्ताकार सीमा का जो व्यास है, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? इस दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ से ये ध्रुव आ गया, ये आपकी मुख्य अक्ष आ गई, ये फोकस बिंदु आ गया और ये इसका वक्रता के अंदर आ गया। तो यहाँ से इसका अपन व्यास देखें तो इसका व्यास यहाँ से ये आपका ये द्वारक बन गया, इसका ये इसका द्वारक बन गया, ठीक है। तो किसी भी वर्ताकार पृष्ठ की दर्पण है, ये उसकी वर्ताकार पृष्ठ का जो व्यास है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने ये परिभाषाएं आ गई। परिभाषा में अपन किस किस की परिभाषा पढ़ ली? किस किस की परिभाषा पढ़ ली अपन ने? नंबर 1 अपन ने पढ़ ली ध्रुव की, नंबर 2 अपन ने पढ़ ली वक्रता केंद्र, नंबर 3 हमने पढ़ ली वक्रता त्रिज्या, नंबर 4 हमने पढ़ लिया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, नंबर 5 हमने पढ़ लिया मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, नंबर 6 हमने पढ़ लिया फोकस दूरी, और नंबर 7 हमने पढ़ लिया द्वारक, ठीक है। ये परिभाषाएं पढ़ ली। अब देखो अपन नेक्स्ट चलते हैं, अपनी हेडिंग है नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध, में संबंध। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ में क्या संबंध है? देखो मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये मैंने ले लिया आपका
अवतल दर्पण, जिसका ये क्या है, ध्रुव है, ये इसकी वक्रता केंद्र मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसका फोकस बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब अपन ने ये बताया कि ये जो दूरी है वो होती है फोकस दूरी, ये होती है क्या, फोकस दूरी, जिसको अपन स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और ये दर्पण की क्या है, त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या, जिसको अपन आर से दर्शाते हैं। तो ये फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध पूछा है, इससे संबंधित पिछले साल पेपर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा था इनसे संबंध का, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इनका संबंध समझना अपने को। तो जो ये फोकस दूरी होती है ना, ये फोकस दूरी यहाँ तक देखो, फोकस दूरी कम है और त्रिज्या क्या है, ज़्यादा, तो त्रिज्या है इस फोकस दूरी की दुगुनी है, त्रिज्या है फोकस दूरी की क्या है, दुगुनी है। मैं यहाँ कह दूँ कि त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी है, दुगुनी है, समझ आ गए ना, त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या है, दुगुनी होती है, त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, दुगुनी होती है, ठीक है ना। इसमें और इसमें क्या संबंध है, ये फोकस दूरी है इस त्रिज्या से क्या होती है, आधी, और त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, दुगुनी होती है। अपन कह सकते हैं कि जो r का मान है और ये f दूरी है, तो ये दुगुनी कब होगी, जब 2 से गुणा करेंगे अपन, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे f को, तभी तो r दुगुना आएगा। तो त्रिज्या का मान है वो फोकस दूरी से क्या होता है, दुगुना होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अपन ये भी कह सकते हैं, इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, ऐसे भी तो कह सकते हैं, फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि f बराबर है त्रिज्या का आधा कर दो, समझ आई बात, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। अब आपको त्रिज्या दे दे, फोकस दूरी पूछ ले तो 2 का भाग लगा दो, और त्रिज्या पूछ ले फोकस दूरी दे दे तो 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो ये आपका संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f और r में संबंध है, क्या कि त्रिज्या का मान है वो फोकस दूरी से दुगुना होता है, और फोकस दूरी है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलते हैं अपन PDF की ओर, पहले इतना अपन PDF से समझ लेते हैं। तो देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सबसे पहले है ध्रुव है, जिसको अपन ऑब्जेक्ट आता है, वैसे ध्रुव है जिसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्रुव है ओ, सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें है ध्रुव है नंबर 1 पे, दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का अपन ने बताया था आपको चित्र, उस चित्र में जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव है, बताया था ना। दोनों ही प्रकार के दर्पणों में, चाहे उत्तल ले लो चाहे उत्तल, उसका जो बीच का बिंदु परावर्तक पृष्ठ का वो क्या कहलाता है, उसका ध्रुव कहलाता है, जिसको ओ से दर्शाते हैं। नंबर 2 अपन देखते हैं, तो वक्रता केंद्र C, गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माने अपन, गोलीय दर्पण को यदि एक खोखला गोला माने तो इस खोखले गोले का केंद्र ये वक्रता केंद्र कहलाता है। मैंने बताया था कि दोनों ही प्रकार के दर्पण हैं, उनको यदि खोखला गोला माने अपन तो उनका जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार से यदि अपन वक्रता त्रिज्या की बात करें R की, तो गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माना जाता है, तो इस खोखले गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर अपन खोखले गोले की बात करें तो उसका केंद्र होगा C, उससे लेके और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो परिभाषा थी वो थी मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष में मैंने आपको बताया था कि दर्पण का जो ध्रुव है और इसका जो आपका मुख्य वक्रता केंद्र है, उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की
जो काल्पनिक रेखा है वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा बोल दो या काल्पनिक रेखा बोल दो, उनको क्या कहते हैं अपन, मुख्य अक्ष। उसके बाद में ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था आपको, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु जिसको कैपिटल एफ कहते हैं, अलग अलग होता है। अपन बात करें पहले अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर से जिस बिंदु से गुजरती है वो तो अवतल होता है, और गुजरती हुई प्रतीत होती है वो कौन सा होता है, उत्तल। उन दोनों बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष से, या मुख्य अक्ष से लिखना था, जिस बिंदु से मुख्य अक्ष से गुजरती है अवतल दर्पण में, तथा जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होती है वो किस में, उत्तल दर्पण में, दोनों एक साथ लिखा दी, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। डायग्राम के थ्रू अपन देखें, मैंने बताया था कि ये तो अवतल की कहानी है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गई और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से गुजर रही है, ये जिस बिंदु से गुजर रही है, तो ये इसका फोकस बिंदु। इसी प्रकार से उत्तल की बात करूँ मैं, तो ये गई और परावर्तित हो गई, तो ये पीछे की ओर इसको बढ़ाएं तो यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है अपने को, तो ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फोकस। ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अगली परिभाषा आ गई अपने फोकस दूरी की। तो यहाँ से इस फोकस बिंदु और ध्रुव को बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण का जो ध्रुव है और मुख्य फोकस है उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से अपन दर्शाते हैं। ये आ गया। उसके बाद में अपने अगली परिभाषा पढ़ी थी द्वारक की। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास, मैंने बताया था आपको, गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा है उसका व्यास ही क्या कहलाता है, उसका द्वारक, उसका क्या कहलाएगा, द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, और अगली हेडिंग अपन ने पढ़ी थी कि दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी एफ के मध्य संबंध पढ़ा था अपन ने। तो दर्पण की त्रिज्या है आर है, वो फोकस दूरी एफ से क्या होती है, दुगुनी होती है। त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या, वो फोकस दूरी से क्या होती है, दुगुनी होती है, आर बराबर 2f। और इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ है वो त्रिज्या से क्या होती है, आधी, एफ बराबर r/2 हो गया आपको। ठीक है, तो ये अपने गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के संबंधित महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी वो अपने पढ़ ली। ठीक है, और इनमें संबंध पढ़ लिया। तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, आप घर जाके इन परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करना। ओके, गुड लक।